क्योंकि हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, फैंस हैं, हम उनके सिखाए हुए बातों को बचपन से दिखता है। तो मुझे एक ऐसा सिनेमा उनके उनके एक वन इंसिडेंट इन हिज लाइफ एक ऐसा बनाना था जो आज तक किसी ने देखा नहीं। और ये मैंने सिलेक्ट किया बाजी प्रभु देशपांडे जी का कैरेक्टर किरदार, क्योंकि मुझे उससे एक बड़ी बात कहने का मौका मिल रहा था। जैसे हम देखते हैं कि जब दूसरे राजाओं के लिए जब लोग लड़ते हैं तो वो लड़ते हैं, लेकिन जब हमारे छत्रपति के लिए जब कोई लड़ता था तो वो मरता था। वो मरने को क्यों तैयार होता था? वो सिर्फ अकेला नहीं मरता था, वो एक बेटे के। तो ये चार चार मौतें उसको मंजूर थी। और वो क्यों होती थी? क्योंकि मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सपना दिखाया था जिसका नाम था स्वराज। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी किसी ने बताई नहीं है। हम हमेशा उनके पराक्रम की बात करते हैं, लेकिन उनका जो ड्रीम था, उनका स्वराज्य का विश्लेषण क्या है, वो दिखाने का मौका मुझे इससे मिला। और बाजी प्रभु देशपांडे ये जो स्टोरी है, जैसे अभी आपने टीजर में देखा होगा कि पहले बाजी प्रभु देशपांडे को ये जो मावड़ में जो एक आंधी आ रही थी शिवाजी महाराज नाम की, उन्हें मंजूर नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसका उन्होंने पहले थोड़ा बहुत विरोध किया, उसी सपने के लिए, उसी इंसान के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। तो ये ग्राफ क्या था, ये क्या किमाया थी, ये क्या ऊर्जा थी मेरे छत्रपति की, जिसके लिए ये बाजी प्रभु देशपांडे जैसा बुलंद मावड़ा कुर्बान होने को तैयार हो गया। तो ये दिखाने का मौका मुझे इस स्टोरी से मिल रहा था। बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि यार लोग 100 लोग मर रहे हैं, 200 लोग मर रहे हैं, लेकिन हर एक वो इंसान है, एक एक आदमी की जान है, उसकी फैमिली को पीछे छोड़ के जा रहा है। तो ये एक ह्यूमन साइड ऑफ द मराठा हिस्ट्री और एनी हिस्ट्री, ये अब तक हमने कहीं सिनेमा में देखी नहीं। तो मुझे लगा कि एज अ राइटर आई कैन sort of give you something different of something that you think you know. आपके बाजू में कोई स्क्रीन प्ले लिखने जाते हैं तो हमको कुछ एक इंस्पिरेशन होती है, तो इसमें मेरे छत्रपति मेरी इंस्पिरेशन थी। और जैसे मैंने आपको बोला कि कैसे एक डिफरेंट साइड ऑफ माय छत्रपति, माय हिस्ट्री आई वांटेड टू शो, इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन जब हम छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज पे सिनेमा करते हैं तो वो सिर्फ एक सिनेमा नहीं होता, वो एक तपस्या होती है। और मैंने 2013 में ये फिल्म लिखी, फिर चेंजेस करता है, और आज 2022 में हम 9 साल से फिल्म पे लगा हूँ। क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ क्राफ्ट, या ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमने फिल्म बनाई है आगे वाली जनरेशन के लिए, यंगर जनरेशन एंड द मराठी एंड द नॉन मराठी पीपल। तो ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के उन तक सच्चा इतिहास पहुँचे। क्योंकि आज क्या है ना, आज अगर आप देखोगे सिनेमा देखोगे, फिल्म में इतिहास का अपभ्रंश या इतिहास को ड्रामेटिकली ट्विस्ट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। क्योंकि उनको शायद, एंड आई डोंट वांट टू जज एनीवन, बिकॉज हर एक फिल्म मेकर को मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। आई एम स्टिल वन फिल्म डायरेक्टर, तो आई कीप लर्निंग फ्रॉम देम। लेकिन मुझे एज एन ऑडियंस वो नहीं जजता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी इंसान को इन डेप्थ स्टडी करो, 6-6, 7-7 साल स्टडी करो, किसी भी हिस्ट्री को स्टडी करो, आपको लिबर्टीज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हर इंसान में उतना ड्रामा है, उतना कॉन्फ्लिक्ट है। सिर्फ आपको ज़रूरी है इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आपने कहा सर खुद, बिकॉज द वे ही क्राफ्ट्स हिज सीक्वेंसेस, सो उनसे मैं क्या सीखता हूँ, सीक्वेंस डिज़ाइन, सीक्वेंसेस किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, एंड हाउ डू यू स्केल अप थिंग्स। सो वो मैं उनसे सीख रहा हूँ। कभी कॉपी तो करूँगा नहीं, बट उनसे ही मैं सीख रहा हूँ। बिकॉज जब थोड़ा बहुत कभी लगने लगता है ना कि यार डायरेक्शन आ रही है, तो वो RRR देखता है, बाहुबली देखता है, दैट मैन इज मैड, दैट मैन इज लीप्स अहेड ऑफ अस। तो अच्छा है, क्योंकि यंगर फिल्म मेकर्स को हमको उनसे ऊर्जा मिलती है। और जब भी थोड़ी बहुत चर्बी चढ़ने लगे ना हमको, या फिर गुरूर आने लगे ना कि यार सामने तेरे को आ रहा है कुछ, तो वो फिर वो देख लेते हैं और फिर लगता है कि नहीं, आपको और बहुत सी ये आगे जाना है। तो उनसे मैं सीक्वेंस डिज़ाइन सीखता हूँ। और प्रकाश कपाड़िया जी हैं, उनसे मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग से काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। और कटियार कालजत दूसरी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, रामलीला एंड सो मेनी ग्रेट फिल्म्स। सो आई लर्न फ्रॉम देम। ऑफ कोर्स मेरे गुरु जो है, जिनसे मैंने स्क्रिप्ट रायटिंग सीखी, अंजुम राजावली सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। किंवा नाही चालत त्याला आपण, आपल्याला म्हणतो ना यार ऑडियन्स को समजता नाही, ऑडियन्स को अक्कल नाही, असं मी कधीच मानत नाही. कारण ऑडियन्सला जेवढं समजतं ना तेवढं आपल्याला घंटा काही समजत नाही. जेव्हा तुम्ही याच सिनेमा हॉलमध्ये ना, याच सिनेमा हॉलमध्ये जेव्हा तुम्ही सगळे लाईट्स बंद करून जेव्हा सिनेमा बघता ना, तर तुमचा IQ असतो ना हा 40% वाढलेला असतो त्याच माणसाचा. सो ऑडियन्सला कधीच आपण डावरून चालायचं नाही. आणि आय एम हॅपी की तमिळ तेलुगूमध्ये जो रिस्पॉन्स मिळाला आहे तो महाराष्ट्रामध्ये पण आम्हाला चांगलाच रिस्पॉन्स मिळणार आहे.
आणि बरं आहे की थोडासा लेट मिळतं, कारण आम्ही अजून प्रयत्न करतोय सो दॅट अजून त्यांच्या कसोटीवर खरं उतरण्याचा. सो आय एम वेटिंग. पहिल्या 15 एक मिनिटं ते चुकत आहे सगळं सो जेव्हा त्यांचं चुकत असतं सो त्यांना आरसा दाखवणार कोण असतं तर त्या सोनाबाई देशपांडे. सो शी हॅज टू गिव्ह इट बॅक. आणि मी त्याच्या तो सीन ब्रीफ केला तर म्हटलं ना की तू ना आता फुल जा, म्हणजे ना बाजीप्रभू देशपांडेंची करायची असते. सो आणि शिवराई असं की डायलॉग्स देतात ना सांगतो. मग सिच्युएशन तिला सांगितली. आणि थिंग अबाउट अमृता इज दॅट ती जेव्हा म्हणजे ती अमृता सी ऑल ॲक्टर्स ना माझ्या या स्टेजवर जे आहेत ना हे का इतके टॅलेंटेड आहेत, कारण इतका जेव्हा पत्थर असतो की मी जेव्हा त्यांच्याकडे काही देतो ना कॉम्प्लिकेटेड असतं. लिटरली 10-10, 15-15 सेकंड्समध्ये त्यांना 3-3 इमोशन्स प्ले करायचे असतात. पण हे लोक जे देतात ना मला, मग त्याच्यावर मला वाटतं की मी 4 पण करू शकतात. सो आणि अमृताने तो सीन जो परफॉर्म केला आहे ना, आणि इट्स समथिंग जो जे तुम्ही सिनेमा बघाल 25 तारखेला तुम्ही नक्की ह्या सीनबद्दल प्रामुख्याने. थँक्यू अमृता अँड थँक्यू साई. नमस्कार चित्राली.